नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 22 में बाइसिकल, क्या 2022 में उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी या हिंदुत्व की आंधी साइकिल को उड़ा के ले जाएगी? एक बड़ा सवाल है जो देश में, न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में पूछा जा रहा है, जिसका जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन कुछ हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले जो राजनीतिक गहमा गहमी है उसे हम देख रहे हैं। किस तरह से पहले आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, ऐसा लगा कि जो 21वीं सदी में जो विश्व गुरु बनाने की बात करके जो प्रधानमंत्री बन के आए थे, वो सड़क बनाने को इतना बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। जो कह रहे थे कि बिजली, सड़क, पानी तमाम मुद्दों से ऊपर उठ चुकी है भारत की जनता, विकास हो चुका है और अब हम अगले पड़ाव पर आ रहे हैं विकास के। लेकिन सड़क बनाने को भी इतना बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी बन रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं। चौथा उनका चरण है इस यात्रा का, जिसको उन्होंने नाम दिया है विजय यात्रा, समाजवादी विजय यात्रा। तो क्या जो उनका विजय रथ है वो वाकई उन्हें विजय की तरफ लेके चलेगा? क्योंकि ये भी एक तरह से एक अवधारणा, एक मान्यता है समाजवादी पार्टी में कि अखिलेश यादव जब ये रथ लेकर चलते हैं तो वो विजय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या वाकई जो हिंदुत्व की पूरी लहर चल रही है, उस सब के बावजूद कि कोरोना में जितना मिसमैनेजमेंट हुआ, महंगाई का मुद्दा कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, उस सब के बावजूद भी क्या मंदिर के नाम पर, क्या हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर फिर से आदित्यनाथ वापस आएंगे? या 30 साल तक जो बीएसपी एसपी के बीच सत्ता की अदला बदली चलती रही, वो दौर राजनीति का, पिछड़ी राजनीति का दौर वापस आएगा? यही हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर जो एक बड़ा आकर्षण, जो एक चार नजर आ रहा है, उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है, क्या वो वोट में तब्दील होगी या नहीं? लेकिन इससे भी ज्यादा मैं जो निजी तौर पे एक पत्रकार के तौर पे समझना चाहती हूँ वो ये कि हिंदुत्व का मुकाबला कैसे करना चाहती है समाजवादी पार्टी, पॉलिटिक्स क्या है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए हमने जूही सिंह को बुलाया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, टीवी का जाना माना चेहरा हैं। इसके अलावा मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और गोरखपुर से, पूर्वांचल से मेरे साथ मनोज सिंह जुड़ रहे हैं। और ये मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि जिस रथ का जिक्र हो रहा है, जिस यात्रा की बात हो रही है कि गाजीपुर से लखनऊ, क्या वो अखिलेश यादव को लेकर आएगी या नहीं। सबसे पहले जूही सिंह जी, स्वागत है आपका, द वायर को समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि अखिलेश यादव जब विकास की बात कर रहे हैं, जब वो नौकरियों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि काफी आकर्षण उनको मिल रहा है। लेकिन क्या ये आकर्षण इतना है कि ये हिंदुत्व की लहर का मुकाबला कर सके? बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन मुद्दों की अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, सरकार की मैं कहूँ एक संवेदनशीलता की कमी, अपराध हो रहे हैं, सरकार कस्टोडियल डेथ्स बढ़ रहे हैं, लोगों को स्कूल कॉलेज में बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन समय पर उस पर कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा है। इससे एक सरकार के न मौजूद होने का एहसास जनता में बहुत अधिक है। हमने पहले भी काम की बात की थी, विकास की बात की थी, और यदि आप स्पेसिफिकली जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2 दिन से खबरों में बना हुआ है, तो वहां भी हम अपने काम की ही बात कर रहे थे। एक ओनरशिप को क्लेम कर रहे थे कि हमने इसको शुरू किया, हमने कुछ मापदंड तय किए, हमने इसका शिलान्यास किया, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और फिर प्रधानमंत्री ने एक नई तिथि जुलाई की घोषित कर दी कि मैंने इसका शिलान्यास किया था। मेट्रो के साथ कानपुर की भी यही हुआ, शिलान्यास, बहुत सारा काम, जमीन अधिग्रहण हुआ, और फिर वेंकैया नायडू जी भी मौजूद थे। फिर योगी आदित्यनाथ ने अचानक आकर कह दिया कि मैंने इसकी शुरुआत की थी। ये आप जिले जिले में देखेंगे, जो पहली सरकार के काम है। आईटीआई हमने हर जिले में बनाए, वो बंद पड़े हैं, बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, नया कुछ हुआ नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस का भी जो एक मतलब दिखाते हैं प्रचार में कि हमने इतने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, तो कई जगह तो जिले अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। गोरखपुर, मनोज भाई गोरखपुर से हैं, एक 500 बेड का अस्पताल हमने बनाया था वहां पर, जो कोविड का एक सेंटर बना था। साथ ही में एम्स की जमीन दी गई थी, उस पर भी कोई खास मुझे लगता है कि प्रोग्रेस हुई नहीं। एक चीज जरूर योगी आदित्यनाथ के राज में हुई है कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन पे वो जो झालर है वो लगा दिया गया है, जिससे कि एक
कृत्रिम रोशनी या जगमगाहट हमें दिखाई दी, जो बहुत कुछ छिपाने की कोशिश करती है। जैसे जी, मुख्यमंत्री आपने जी महिलाओं का बताते ज़िक्र हैं। किया तो मुझे याद आया कि खुद आदित्यनाथ ने ये कहा कि देखिए, अब आप महिलाएं, गाय और इसके अलावा भैंस, ये सब सुरक्षित होके दिन छुपने के बाद वो जा सकती हैं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। तो साथ साथ उन्होंने गिना दिया पशु पक्षियों को और महिलाओं को साथ। तो ये तो उनका ओपिनियन है, चलिए वो एक तरफ रही। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, जो बहुत अहम बात है वो ये कि विकास के मुद्दे पर, जो प्रशासनिक नाकामियां हैं उनके मुद्दे पर, तो मैं देख रही हूँ कि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है इसका एक समानांतरण ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जो तेजस्वी यादव ने, जिसको एक तरह से जो दिल्ली का मीडिया है उसने एक तरह से राइट ऑफ कर दिया था कि तेजस्वी को बिल्कुल कुछ फीसद वोट भी नहीं मिलेंगे और ये कोई जीत हार की बात ही नहीं है, बीजेपी ने ये चुनाव जीता हुआ है। फिर भी कितनी बिल्कुल एक टाइट फाइट उन्होंने दी वहां पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, नौकरियों के मुद्दे को लेकर, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। मैं जो देख रही हूँ वो ये कि अखिलेश यादव विकास के, प्रशासनिक नाकामियों के मुद्दे पर तो मुकाबला कर रहे हैं, टकरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। लेकिन जो एक कंजर्वेटिव परिभाषा है हिंदू धर्म की, जो हिंदुत्व को लेकर जो पूरी बात हो रही है, उस पर जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से स्टैंड ले रही है, आपकी पार्टी में थोड़ा झिझक है इसको लेकर? आरफा जी, क्योंकि वो हमारे लिए कभी मुद्दा नहीं था। हमारे लिए हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए, आप किसी भी धर्म के हों, आपका ये व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है। हम हर धर्म को सेलिब्रेट करते हैं, तो शायद कभी भी ये सेंटर स्टेज हमारे लिए नहीं था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज सारी पार्टियों को, मुझे लगता है अभी थैंक गॉड हमारे पार्टी में इतना नहीं हुआ है, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या आप चादर चढ़ाने जा रहे हैं, या आप मजार शरीफ पे जा रहे हैं, तो आप उसको चित्र को जरूर सोशल मीडिया पे डाल दें, और उस पे तरह तरह के फिर दोनों तरफ से कमेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि नई राजनीति का ये हिस्सा है। लेकिन चुनाव जो है वो विकास पे होगा। जनता बहुत मुखर हो गई। समाजवादी पेंशन योजना, हम लोग 55 लाख महिलाओं को अगर अकाउंट में पैसा भेजते थे, तो महिलाएं अब ये पूछ रही हैं। जो मैं पिछले, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ या महिलाओं पे मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जब से मुझे महिला सभा की जिम्मेदारी मिली है, कम से कम मैं 1.5-2 महीने से ईस्टर्न यूपी में घूम रही है, और वो पूछती हैं कि क्यों हमारा पैसा बंद किया और हमारे खाते में क्यों नहीं पैसा आ रहा है। हमारे पास के सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए। पहले जो स्वेटर, जूते, मोजे, जो लोग अब समझने लगे थे कि हमारा अधिकार है और हमारे बच्चों को मिलेंगे। सरकारी स्कूल में एक वर्ग के बच्चे इसलिए भी जाते थे कि वहाँ खाना और वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं मिलती थी, वो भी बंद हो गई हैं। दवाई मिल नहीं रही है, जो पर्ची फ्री मिलती थी वो पर्ची फ्री नहीं कट रही है। तो एक जमीनी सुविधाओं का अभाव, और उनका मैं कहूं कि कोई विस्तार नहीं हुआ योगी आदित्यनाथ में। तो मुझे लगता है कि एक सीमा होती है जब आप जनता को केवल प्रचार से, केवल बड़ी बड़ी बातों से बहुत रिझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कल अगर फाइटर प्लेन्स या प्रधानमंत्री उतर रहे थे, तो लोग ये भी कह रहे थे कि इसका हमारे कुछ लोग थे, एक तो बसों में बढ़कर भीड़ लाई गई, तो क्यों आपका जिलाधिकारी, आपका एसडीएम जो है वो ट्रांसपोर्ट की बसेस अक्वायर करके, प्रधानों को इस्तेमाल करके भीड़ लाए। क्या हमारे प्रधानमंत्री में अब वो जिसको कहते हैं एक बड़ा चार्म जो हुआ करता था, वो अट्रैक्शन नहीं रहा कि लोग खुद आ जाएं। लोगों को तो खुद आना चाहिए। फाइटर प्लेन्स उतर रहे थे, और फाइटर प्लेन्स उत्तर प्रदेश में पहले भी उतर चुके हैं। जी हाँ, तो एयर शो, रोड शो, शो, इसके अलावा जो शोमैन है हमारे प्रधानमंत्री, उनका शो तो हमने देखा है, लेकिन इसके खरीदार कितने होंगे? सिद्धार्थ कलहंस जी, ये बताइए कि वो जिक्र कर रही हैं कि प्रचार प्रसार, देखिए आप भी पत्रकार हैं, मैं भी, और हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसकी जो ताकत है, मीडिया पे जो कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, और ये अब कोई बहस का विषय भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी विकास के जो पुरानी सरकारों के जो अचीवमेंट्स रहे, जो उनकी सफलताएं रही, उनको अपना बताना पड़ रहा है 5 साल की सरकार के बाद भी, क्या जनता ये देख पा रही है? क्या जनता में ये मुद्दा बनेगा? या जैसे कि मैं खुद देख रही थी योगी आदित्यनाथ की रैली में, इत्तेफाक से कोई किसी यूट्यूबर का वीडियो मेरे हाथ लगा और देखा, जब उनसे पूछा कि आप क्या देखने आई हैं, एक महिला से पूछा आप क्या किन्हें सुनने आई हैं, तो उन्होंने कहा मैं सुनने नहीं आई हूँ, मैं सुनाने आई हूँ। तो भारतीय लोकतंत्र अभी कम से कम इतना जिंदा तो है कि जहां महिलाएं सुनने नहीं आई हैं, सुनाने आई हैं कि उन्हें तकलीफ क्या क्या है। तो सिद्धार्थ जी, मुझे ये बताइए कि क्या एक तरफ मीडिया पर कब्जा, दूसरी तरफ नाकामियां, इसको किस तरह से आप इसका कोई संतुलन देख रहे हैं?
देखिए, मीडिया पे कब्जा था 4.5 सालों तक। लगातार हमने देखा मीडिया में जिस तरह से प्रशस्ति गान चलता रहा, अभी भी चल रहा है। लेकिन पता नहीं, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि अब मीडिया ने विपक्ष को थोड़ा बहुत स्पेस तो देना शुरू किया है। अब से 3 महीने 4 महीने पहले तो कम से कम वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। और 3-4 महीने पहले मुझे याद है, मैंने बकायदा किसी जगह कहा भी कि भाई एक साथ 6 यात्राएं समाजवादी पार्टी उन दिनों निकाल रही थी। और हर यात्रा में अखिलेश यादव नहीं थे। उन यात्राओं में अलग अलग नेता थे। वो नेता थे जो शायद फ्रंटलाइन में कभी उनकी गिनती भी नहीं होती थी। और वहां 5,000 6,000 की भीड़ छोटे छोटे कस्बों में दिख रही थी। इत्तेफाक से मैंने 2 जगहों पर खुद देखा और मुझे हैरानी हुई। भाई इंद्रजीत सरोज इतने बड़े नेता हो गए, आपके 5,000 लोगों की भीड़ है आज बहराइच में। तो इस तरह से हो रहा था, लेकिन वो मीडिया से गायब था। अभी की स्थिति जो हो रही है, देखिए एक चीज तो बड़ी साफ दिख रही है। वो आप किसी को स्पॉन्सर्ड सर्वे भी कहें या आकलन कैसा भी कहें, ये एक चीज आपको बड़ा, ये एक शाश्वत सत्य दिख रहा है कि एक पार्टी बढ़ रही है और एक पार्टी गिर रही है। गिरते हुए भी उसको बहुमत पे ही अभी दिखाया जा रहा है, लेकिन एक पार्टी की बढ़त साफ साफ हर कोई, वो चाहे आलोचक है या किसी तरह का सर्वे है, वो ये साफ दिखा रहा है कि एक पार्टी बढ़त की ओर है और एक पार्टी में उतार है। हमारे आपके देखने का नजरिया फर्क हो सकता है। हम मानते हैं उतार बहुत ज्यादा है, वो मानते हैं नहीं उतार उतना नहीं है। हम मानते हैं कि बढ़त ठीक ठाक है, कोई कह सकता है कि बढ़त कम है। लेकिन इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है कि जुलाई के बाद से अब तक अखिलेश यादव की बढ़त है। और ऐसा नहीं लग रहा था जो आपने कहा, आस्था जी, की बिल्कुल सही है कि 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सरकार बन जाएगी। लेकिन 6 महीने के अंदर, अब इसे फ्लैश स्ट्राइक भी कुछ लोग कह सकते हैं। मैं फ्लैश स्ट्राइक इसलिए नहीं मानता हूं कि पिछली कोरोना की जो लहर थी 2020 के मई में हमारी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, काफी देर तक बातचीत हुई। और उस बातचीत में मैंने यही जानने की कोशिश की थी। उस समय बहुत आरोप लग रहे थे कि वो ट्विटर पे रहते हैं, वो ड्राइंग रूम में रहते हैं, कि क्या कुछ चल रहा है। और तब मैंने ये पाया कि दरअसल ये जो आपको अखिलेश यादव का की बढ़त दिख रही है, या जो उनका जो ये कैंपेनिंग जिस तरह से पिक करती जा रही है, और इसमें जो है जो आपको एक जो इसका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिख रही है, उसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी। किस तरीके से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से तैयारियां की। और आज ये कहा जा सकता है, कल योगी जी का कार्यक्रम, मोदी का कार्यक्रम था सुल्तानपुर में, भीड़ थी वहां पर। अनुमानता मेरा मानना है 1.5 से 2 लाख के करीब आदमी थे। वो कैसे जुटाए गए थे वो एक अलग विषय हो सकता है। भीड़ प्रियंका गांधी की उसमें आ रही है। मनोज जी बताएंगे अभी कि वहां भी हुआ था कार्यक्रम और बड़ी अच्छी खासी भीड़ थी। बनारस में मैं खुद भी था। भीड़ आ रही है और सभी के, अभी केजरीवाल आएंगे, भीड़ भी आएगी। भीड़ कैसे रिस्पॉन्सिव जो है जिस कदर, अभी क्या हो दिख रहा है मुझे कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या सुनने आ रहे लोगों के दिल में कहीं ये आ गया है कि भी हम सरकार बना सकते हैं या हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो वो एक जो उत्साह है, वो उत्साह जो है वो बाकियों की जो भीड़ है, बाकियों में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूंगा कि उस जगह पर मुझे वो उत्साह नहीं दिखता है। और शायद कुछ जमीनी हकीकत को थोड़ा बहुत भांपते हुए ही मीडिया ने कम से कम, मुझे लगता है, पहले के मुकाबले 10-20% जूही जी इस बात से तस्दीक करेंगी कि 10-20% तो स्पेस देना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि जूही जी एक जाना माना चेहरा है, सभी जानते हैं मीडिया में इनको। लेकिन सबसे पहले महिला सभा की तो मैंने कोई खबर देखी नहीं थी 2-3 सालों से क्या कर रहा है। कर तो कुछ रहा था, लेकिन वो नहीं, क्या कर ऐसा रहा तो था वो नहीं नहीं है। है, ये लेकिन अब कांग्रेस दिखने लगा पार्टी, है। ये अभी कांग्रेस अभी पार्टी का मीडिया इफेक्ट तो मीडिया ने नहीं है कुछ, सिद्धार्थ जी। ये कांग्रेस पार्टी का इफेक्ट तो नहीं हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतनी बड़ी महिला जो पूरी विमेंस कंस्टिट्यूएंसी है उसके मुकाबले तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का महिला विंग जो है वो भी एक्टिवेट हो गया। नहीं, अच्छी बात है अगर प्रियंका गांधी एक नया खुशी, मैं तो खुशी होंगी इस बात से अगर एक ऐसा भी है तो। सेगमेंट एक सेगमेंट अगर क्रिएट कर रही हैं, करने की कोशिश कर रही हैं, नहीं इस बार आगे कीजिए अगर, कि महिलाओं का एक वर्ग तैयार हो, एक मतदाता वर्ग की तरह एड्रेस किया जाए महिलाओं को, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर अगर दर्ज होती हैं और उनको ट्रीट किया जाने लगता है तो अच्छी बात है। और जूही जी अगर ऐसा करती हैं, और शुरू कर दिया इन्होंने, कई बहुत सारे इनके रोज के अपडेट जिस तरह से पता चल रहे हैं, जो एक इंडिपेंडेंटली, आपने पूछा है कि आप विजय यात्रा के साथ चल रही, नहीं,
ये अपना इनका इंडिपेंडेंट प्रोग्राम चल रहा है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, पार्टी के लिए ये काम कर रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात और है। एक चीज और थोड़ा मुझे लगता है एडवांटेज होती होगी कि महिलाओं को लेकर अगर कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा अगर भीड़ होती है, अच्छा प्रोग्राम होता है, तो थोड़ा मीडिया अभी थोड़ा सा जेनरस दिखता है, कुछ दे देता है। यहाँ और मैं एक महिला होने के नाते इस बात से से ही खुश हूँ कि पब्लिक स्पेसेस में कम से कम, चाहे प्रियंका गांधी करें या जूही सिंह करें या मायावती करें, कम से कम पब्लिक स्पेसेस में महिलाएं तो नजर आएं, क्योंकि पिछले 5-6 साल में जितनी रिग्रेसिव पॉलिटिक्स हुई है, महिलाओं को वापस किचन में भेजने का काम, वापस उन्हें घरों में भेजने का काम हुआ है। मनोज जी, अब आपकी तरफ आती हूँ, आपकी बारी आ गई है। मुझे बताइए कि मैं देख रही थी कि उनका जो रथ जो है, जो बस है, उस पे लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी के किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी, सबकी एक आवाज़ है, हम समाजवादी। तो इन खास तबकों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा तस्वीरें अगर आप देखें तो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, आज़म खां की तस्वीर है। हालांकि पीछे ये भी बात आई कि किस तरह से बिल्कुल बेदखल ही कर दिया समाजवादी पार्टी ने आज़म खां को, उन्हें वो सहारा नहीं मिला जो पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर्स को मिलना चाहिए था। खैर, वो बहस किसी और रोज़। इसके अलावा राम गोपाल यादव जो हैं, उनकी तस्वीर है, और जो राज्य के मुखिया हैं, जो चीफ हैं नरेश उत्तम पटेल, उनकी भी तस्वीर है। यानी कि एक तरह से एक जो मैसेजिंग हो सकती थी वो अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस भीड़ में जो लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, यानी इस सब के बावजूद कि आप ये देखिए कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा है कि कब आप कहाँ कैसे रैली कर सकते हैं, पहले किसको हिस्सेदारी मिलेगी रैली करने की, उस सब के बावजूद भी, मीडिया पे इतना कर्ब होने के बावजूद भी, खुद सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि 4.5 साल तक ये हमने देखा कि कैसे ब्लैकआउट किया गया बिल्कुल ऑपोजिशन को। उसके बावजूद भी अगर लोग निकल रहे हैं, अखिलेश यादव की रैलियों में आ रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव के लिए आ रहे हैं या ये खिलाफ आ रहे हैं आदित्यनाथ के? देखिए, इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दो दृश्य देखिए कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और 2017 के जब चुनाव होने वाले थे, तब भी उन्होंने एक इसी तरह की बस यात्रा शुरू करने का प्लान किया था। और वो बस यात्रा पहले ही वो बस का चक्का जाम हो गया था वो, और चल नहीं पाया था, और परिवार के झगड़े बहुत सतह पे आ गए थे, और वो बिखराव था, जिसके वजह से वो जो आज जो अपने विकास कार्यों को जिस तरह से गिना रहे हैं, उस तरह से वो जनता के बीच वहाँ पर ले नहीं जा पाए। लेकिन आज जब उनकी वो विजय यात्रा चौथे चरण में निकली है, गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जा रही है और उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के से होकर गुजर रही है, तो इस बार जब शुरू हुई है तो बस का चक्का जाम नहीं हुआ है, वो चलता जा रहा है। और तो ये दो दृश्य हैं कि उस और जो बिखराव था, जो परिवार में भी बिखराव था और पार्टी में भी जो एक अपने एक आश्वस्त का भाव नहीं था, अपने ही कार्यों को वो लोग ले नहीं जा पाए, तो वो वापस लौट आया है। तो एक फायदा इसमें इसलिए एडवांटेज दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा है कि हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। दूसरा, जो आप पूछ रही थी कि जो भीड़ दिख रही है, वो तो एक संगठन की भी ताकत है। उसमें संगठन के लोग, क्योंकि अभी उसको सिर्फ ये मानना कि लोग पब्लिक भी आ रही है, लेकिन एक संगठन की ताकत है जिसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि हम सत्ता में वापस कर सकते हैं, थोड़ा अगर ताकत लगा दें। ये एक सुगंध जिसको कहते हैं वो कार्यकर्ताओं को मिल गई है। दूसरा ये है कि एक जनता में बहुत बेचैनी है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में 2 बार कोरोना के दौर आए हैं, लाखों लोग, बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पर है, और किसानों का जो दिक्कत है वो आप देख रही हैं, इसीलिए पूरा पश्चिम और फिर वो तराई का क्षेत्र किसान आंदोलन के चपेट में। पूर्वांचल जरूर थोड़ा उस तरह स्तर से नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार है, उसको विपक्ष के जो प्रतिरोध हैं, विपक्ष के वार हैं, उनका तो सामना करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो जनता खुद लड़ रही है, अब बेरोजगार नौजवानों ने अपने तरह से आंदोलन छेड़ रखा है,
जी हाँ, तो मैं इसी पे आना चाहती थी मनोज जी, मैं इसी पे सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि कार्यक्रम से पहले जब मैं आपसे बात करी थी तो आपने ये कहा कि ये छोटे छोटे या फिर मैं कहूँ कि बड़े आंदोलन चल रहे हैं जिसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, कि बेरोजगारों ने अपना आंदोलन चलाया है, आपने बताया शिक्षकों ने अपना आंदोलन चलाया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश को समझती हूँ कि ले देकर बात जो है वो जाति पर टिक जाती है। अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं जो जमीन से आ रही हैं, जूही जी से भी ये सवाल मैं पूछूंगी कि कहीं ना कहीं जो हमने पिछले 5 सालों में जो कंसोलिडेशन देखा, अगड़ों का, सवर्णों का जो कंसोलिडेशन देखा, उनका जो राज देखा, उसके मुकाबले एक पिछड़ों का कंसोलिडेशन या एक तरह का एक कॉन्शियसनेस आ रही है। क्या ये बात सही है? देखिए, सपा ने एक काम को बहुत अच्छे से किया है और इसकी चर्चा मीडिया में भी नहीं हुई है और बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाए हैं इसको। और मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने एक आरोप लगता रहा ना कि वो बाहर नहीं गए। ये सही है, जिस तरह से विपक्ष के तौर पर एक आक्रामक तौर पर मुकाबला करना चाहिए था, मैं इससे सहमत हूँ कि वो तेवर उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन एक दूसरा काम वो चुपचाप करते रहे कि जो सामाजिक न्याय का जो गणित है और जो सपा में एक ठहर गया था, वो जो एक यादव और मुस्लिम जो सामाजिक विस्तार उनका ठहर गया था। आप देखिए कि पिछले कई चुनाव में वो सपा का वोट शेयर वो 22% तक ही सीमित रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन जब वो 17 में हारे हैं और फिर 19 की लोकसभा में भी हारे हैं, तो उसको उन्होंने ठीक से करना शुरू किया है। और फिर बसपा से भी जो गठबंधन टूटा, तो कुछ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे जो बसपा के, जो अपनी हैसियत भी रखते थे, उनको ले आए ना। वो सामाजिक फिर इस तरह से छोटे दलों को जोड़ने का काम, जैसे महान दल को, जनवादी पार्टी का, और फिर उसके बाद रालोद से सुहेलदेव पार्टी। तो आप यूपी में देखिए कि 2017 के चुनाव में 300 से ज्यादा पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें राष्ट्रीय दलों को छोड़ दें 6-7 और फिर राज्य के 2 दलों को छोड़ दें, तो करीब करीब 270-80 दलों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन 15 ऐसे पार्टियां थीं जिनका वोट 1 लाख से ऊपर था, जिसमें आपके सुहेलदेव समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की भी है, निषाद पार्टी भी है, फिर जनवादी अधिकार पार्टी भी है, फिर उसके बाद महान दल है। बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जिनका 1 लाख से और अच्छा उनका जनाधार है। तो अखिलेश यादव ने उनको अपने साथ लेने की कोशिश की है, जिसमें 3 तो आ ही गए हैं। एक जरूर निषाद पार्टी 2018 के उपचुनाव में एक बड़ी जीत के बाद मुझे लगता है कि उसमें चूक हुई सपा को, उनको साथ ले लेना चाहिए था और वो सपा के गोद में वो चली गई। लेकिन एक सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं थे अखिलेश यादव, बल्कि बातें कर रहे थे और बातचीत। जी हाँ, और इसलिए आज भाजपा थोड़ी घबराहट में है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चूंकि सामाजिक न्याय और उसके गणित में ज्यादा विश्वास नहीं है, वो हिंदुत्व की ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसको उपेक्षित किया। और जो ताकतें बीजेपी के साथ 2017-19 में आई थी, वो उनकी उपेक्षा हुई, इसी कारण वो सपा के साथ आ गई। तो ये सपा का जो सामाजिक विस्तार है, जो सोशल बेस है, उसमें एक विस्तार हुआ है। जी, हवा में नहीं है चीजें, हवा में नहीं है। जी हाँ, जूही जी कई बार ये कहा गया कि भाई जो MY फॉर्मूला होता था वो तो परास्त हो चुका। देखिए, हिंदुत्व के आगे पहले जो है वो अल्पसंख्यक कंसोलिडेट होते थे और उनका पोलराइजेशन होता था, पार्टियां चुनाव जीत जाया करती थी। अब देखिए, हम अपीजमेंट की कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, अपीजमेंट पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। अब जो है वो बहुसंख्यक समुदाय का पोलराइजेशन होता है, उनका कंसोलिडेशन होता है। और इसीलिए जिसको कास्टिस्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है, यानी कि वो लोग जो कि पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको कास्टिस्ट कहा जाता है, अगड़ों की पॉलिटिक्स वालों को नहीं, कि उन लोगों की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। और खासकर उसकी एक महत्वपूर्ण वजह जो कि खुद जमीन पर नजर भी आती है, वो ये कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनका भी एक तबके का भगवाकरण हो गया है। अंग्रेजी में कहें तो उनका सेंसिटाइजेशन हो गया है कि वो अपनी जाति की पहचान को नहीं बल्कि धार्मिक पहचान ज्यादा प्रभावी हो गई है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ये मुश्किल लगता है कि नॉन यादव OBCs अखिलेश यादव के लिए वोट करेंगे। आपके लिए बड़ा चैलेंज कौन सा है? बड़ा चैलेंज क्या धार्मिक ध्रुवीकरण है, एक तरफ भाजपा की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि पिछड़ी जातियों में का जो भगवाकरण हुआ है वो बड़ा चैलेंज है?
आरफा जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूँगी कई गैर जिम्मेदाराना लोगों के प्रचार की वजह से मुझे लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। लोग तंग आ चुके हैं। आपकी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल हैं जिनमें एक गांव जहां कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि दो धर्म आपस में भिड़ेंगे, वो भिड़ जाते हैं क्योंकि बेरोजगारी है। हमारे युवा वहां रह रहे हैं, उनके पास कोई काम भी नहीं है, तो हर मसला जैसा कि आपने कहा आइडेंटिफिकेशन का मामला हो जाता है। अब वो राजनीति बहुत कारगर होगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार की राजनीति करती है। अब पिछड़ों की बात आई तो मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी में बदलाव आया है और इसके अलावा कि हम अन्य पार्टियां जो पिछड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे महान दल हो, बहुत सारे ऐसे चेहरे और ऐसी आवाजें समाजवादी पार्टी के अंदर से भी मुखर हो गई हैं जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा सिद्धार्थ जी ने आपसे पहले भी कहा, राजपाल कश्यप हैं, वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। व्यास जी गौड़ हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और मैंने उनको पहली बार सुना और मुझे एक्चुअली खुद भी जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे खुद भी शर्म आई। बहुत सारे अपनी जो प्रिविलेज्ड चीजें जिसको हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ओन करते हैं, उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का गठन हमने किया है, मिठाईलाल भारती उसको हेड कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि अब समाजवादी पार्टी में भी जातियां अपनी जातियों के बीच में जाकर बात कर रही हैं और एक इतिहास हमारी पार्टी का रहा है। अगर आप उठाकर देख लें कि हर जाति को, पिछड़ी जातियों को स्पेशली और हर इलाके को पिछड़ी जाति इलाकों को स्पेशली रिप्रेजेंटेशन नेताजी के टाइम पर मिला है। अगर हम इतिहास के पन्ने खंगालें तो इतिहास भारतीय जनता पार्टी रीइन्वेंट करके लिखती है। हमारे पास अपना है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो आपने कहा कि 4.5 साल में हमने समझा, काम हमने बहुत किया, इसके बारे में मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे काम को एक भावना से काटा, एक भावात्मक चुनाव उन्होंने लड़ा। धर्म का उसमें जरूर उन्होंने छौंका डाला, लेकिन चुनाव भावनाओं पे लड़ा था। एक समय अब आ गया है उत्तर प्रदेश में जब जीविका एक कठिनाई हो गई है। जैसा कि आपने कहा कि एक कोई भी पार्टी थी, महिलाओं को एक जगह, स्पेस मिल रही थी 10 साल पहले, या मैं कहूँ हर पार्टी कम से कम बाध्य थी। अब तो एक सिंबोलिज्म, एक प्रतीक के रूप में आपने महिलाओं को रख दिया है। तो ये जमीन पर जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव के बारे में बाद मैंने देखा है कि बहुत स्वीकार्य नहीं है। मैंने वास्तव में उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी सरकार हो, तो वो एक मुखर आवाज होंगी। पिछड़ी जातियां और SC ST जिनको आरक्षण मिला है, संविधान द्वारा आरक्षण मिला है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ भी कहे, उन्होंने उस आरक्षण को अपने सामने जमीन पर खत्म होते हुए देखा है। जब बॉन्ड्स निकलती हैं, चाहे लेक्चरशिप की, चाहे टीचर्स की, तो या प्राइवेटाइजेशन भी एक बड़ी वजह है इसमें। प्राइवेटाइजेशन बड़ी वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर एक ही, हालांकि अन्य हम कहें कि गन्ना रहा या अन्य उद्योग रहे, लेकिन सरकारी कर्मचारी बड़ी मात्रा में है। और जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जमीन पर जा रहे हैं तो हमने कई बार देखा है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिजली कर्मी अपना मशाल जलाकर जुलूस निकाल रहे हैं और कोई भी पार्टी उनको वहां दिखती है, हमें वो रोकते हैं, चाहे हमारा कितना भी बड़ा काफिला हो, अपना ज्ञापन देते हैं, शिक्षा मित्र भी देते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि आपके घोषणा पत्र में आप क्या करेंगे। बैंक प्राइवेटाइजेशन आप देख लीजिए, सचिवालय कर्मी या संविदा पे जो लोग रखे गए हैं, तो इसलिए एक विश्वास जो फिर, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, हमने अपने घोषणा पत्र के बहुत सारे वायदे जो हम लेकर आए थे उनको पूरा किया और उस समय हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अखिलेश यादव कोई नए नेता नहीं है, तो यानी कि अगर लोग वोट करेंगे उनको वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो उनको पता है कि वो किस तरह की सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार चांस दिया जा रहा है। शुक्रिया जूही जी। सिद्धार्थ जी, लास्ट कमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि अब से लेकर फरवरी मार्च तक आप किस तरह से देखना चाहेंगे, कैसे घटनाएं, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आप देखते रहना चाहते हैं अब से लेकर फरवरी मार्च तक चुनाव प्रक्रिया में? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बैकवर्ड जातियों का जो कंसोलिडेशन है अखिलेश यादव की तरफ वो और मजबूती से आएगा। कुछ सरप्राइजिंग
नेम्स भी सामने आ सकते हैं, बड़े बैकवर्ड नेता जो है, जो हो सकता है उसमें कुछ एक सत्ताधारी पार्टियों से भी हों, वो भी आ सकते हैं। और जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ चार्ट हमें दिखेगा, वो ग्रोथ चार्ट जो है वो समाजवादी पार्टी का थोड़ा मुश्किलें पैदा करता नजर आएगा बीजेपी के लिए। और जैसा मनोज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद में बहुत अंतर विरोधों का शिकार है। जितना करीब चुनाव आएगा, जितना करीब आएगा टिकटों के बंटवारे का मसला, वो सारी चीजें और उभर कर सामने आएंगी, जो मुसीबतें और खड़ी करने जा रही हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए अकेले जो उनकी अपनी मेहनत है, उस मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर विरोधों से उभरी परेशानियां हैं, वो और उनकी मदद करने जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ जी, जूही सिंह जी और साथ ही मनोज सिंह जी। तो हम इस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो रह गया इस बहस में, वो था किसान आंदोलन। कितना किसान आंदोलन असर करेगा, इसके लिए मैं एक और बहस को आयोजित करूंगी और मैं वादा करती हूँ उस पर ज़रूर चर्चा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप इन तीनों मेहमानों का। जाहिर है जनता जनार्दन आखिरी फैसला उसी का है, लेकिन वो फैसला अपना लेती है, सूचना पर आधारित फैसला लेती है, कितना वो जानती है उसकी बुनियाद पर फैसला लिया जाता है। और इसी वजह से मीडिया का काम, मेरे जैसे मीडिया कर्मियों का काम भी बहुत अहम हो जाता है कि सही सूचनाओं के आधार पर राजनीतिक फैसले, अपना सबसे अहम चीज, अपना वोट जनता किसको देगी, वो तय कर सके आम आदमी। शुक्रिया आप लोगों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।